UFC 299 कार्ड दिखने में जितना बेटर था उतना ही बेटर इस कार्ड ने परफॉर्म भी किया है। जहां पर अर्ली प्रीलिम्स ले लो, प्रीलिम ले लो या फिर मेन कार्ड ले लो, ये सारा ही इवेंट बहुत एंटरटेनिंग था। जहां पर हमें नॉकआउट्स देखने को मिले, हमें वॉर फाइट्स देखने को मिली, कमबैक्स देखने को मिले। ये कार्ड मैं बोलूंगा इस साल का अभी तक का बेस्ट कार्ड था। तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 299 की रीकैप वीडियो, जहां पर मेन कार्ड की सारी फाइट्स, प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम की इंपॉर्टेंट फाइट्स, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैवीवेट डिवीजन फाइट, जहां पर रोपेलिस डिस्पेन सिर्फ 18 सेकंड्स में जॉश परीशियन को नॉकआउट कर देता है। 6'7" रोपेलिस डिस्पेन एक रियल मॉन्स्टर है और अपनी पहली UFC फाइट में वो अपने हैंड्स डाउन करके मार्च फॉरवर्ड कर रहा था। यही देखकर मैं सोच रहा हूं कि जॉश परीशियन के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पर। बट एनीवेज रोपेलिस डिस्पेन हेड किक थ्रो करने की ट्राई करता है, बट इस हेड किक को थ्रो करने की वजह से रोपेलिस डिस्पेन का फुट स्लिप हो जाता है, वो ग्राउंड में गिर जाता है और जॉश परीशियन को लगता है कि यही उसके पास सबसे बड़ा चांस है और इसीलिए जॉश परीशियन रोपेलिस डिस्पेन को चेस करने लग पड़ता है अपने स्विंगिंग पंचेस को थ्रो करते टाइम। जहां पर बैक फुट से ही रोपेलिस डिस्पेन एक बिग हुक को थ्रो करता है जो जॉश परीशियन को स्टन कर देता है। बट क्योंकि जॉश परीशियन मोमेंटम के साथ आ रहा होता है, वो जरा भी नहीं रुकता है और इसीलिए रोपेलिस डिस्पेन एक और पंच को थ्रो करता है जो फिर से डायरेक्टली जॉश परीशियन की चिन पे लैंड होता है और जॉश परीशियन नीचे गिर जाता है। कपल ऑफ हैमर पंचेस और रोपेलिस डिस्पेन जॉश परीशियन को नॉकआउट कर देता है। आई डोंट थिंक सो इस डिवीजन में जो हैवीवेट फाइटर्स एथलेटिक नहीं है, यानी कि जो अपनी फीट में ज्यादा स्पीड नहीं है, उनके पास सिर्फ नॉकआउट पावर है, उनमें से आई डोंट थिंक सो कोई भी रोपेलिस डिस्पेन को बीट करने वाला है। रोपेलिस डिस्पेन एक जायंट होने के साथ काफी स्पीड है, वो अपनी किक्स को भी थ्रो करता है, उसके पास वो नॉकआउट पावर भी है, वो अभी अनडिफीटेड 5-0 पर आ गया है और मुझे लगता है कि UFC रोपेलिस डिस्पेन को एक या फिर दो और हैवीवेट्स देने वाली है जिनको रोपेलिस डिस्पेन नॉकआउट करने वाला है और फिर एकदम से रोपेलिस डिस्पेन टॉप ऑफ द हैवीवेट डिवीजन में पुश होने वाला है। तो रोपेलिस डिस्पेन की फाइट देखने के लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बट अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट थी मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर मिशेल परेरा मिखेल ओलिशेचक को बीट कर देता है बाय सबमिशन। मिशेल परेरा ने सिर्फ राउंड 1 के एक ही मिनट के अंदर मिखेल ओलिशेचक को सबमिट कर दिया। फाइट स्टार्ट होती है जहां पर मिशेल परेरा काफी फास्ट दिखता है, वो कपल ऑफ पंचेस मिखेल के ऊपर लैंड भी करता है और फिर काफी अच्छी टाइमिंग से वो मिखेल की बॉडी के ऊपर एक बिग राइट पंच को थ्रो करता है, जिसकी वजह से मिखेल काफी हर्ट हो जाता है। वो केज साइड अपने आप को डिफेंड करने के लिए जाता है, बट मिशेल परेरा वहां पर बिग नी को थ्रो करता है और फिर एकदम से ग्राउंड में गिरने के बाद मिशेल परेरा मिखेल ओलिशेचक के ऊपर एक रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देता है और अल्टीमेटली ये फाइट 1 मिनट में ही ओवर हो जाती है। मिशेल परेरा बहुत अच्छा दिखा इस फाइट में, ये डिवीजन उसे सूट भी करती है, वो इस डिवीजन के लिए एक परफेक्ट साइज है। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट कैसे जाती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर मैथ्यूस कैमरॉट राफेल डोस एंजोस को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इस फाइट में कुछ ज्यादा ब्रेकडाउन करने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी फाइट सेम जाती है, जहां पर मैथ्यूस कैमरॉट कंटिन्यूसली टेकडाउन्स को शूट करते रहता है और बेसिकली राफेल डोस एंजोस को उन सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करना पड़ता है। अब राउंड 1 थोड़ा सा स्केची गया था, जहां पर राफेल डोस एंजोस ने कपल ऑफ बिग पंचेस को लैंड भी किया। फर्स्ट राउंड में RDA वाज लुकिंग गुड, उसने मैथ्यूस कैमरॉट को एक बिग राइट हुक से नॉकडाउन भी कर दिया। बट जैसे ही ये फाइट राउंड 2 और राउंड 3 में गई, वहां पर मैथ्यूस कैमरॉट ने इस पूरी फाइट का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। वो लगातार टेकडाउन्स को ही शूट करता रहा, जहां पर बेशक उसने टेकडाउन शूट करने के बाद RDA को ज्यादा डैमेज नहीं दिया, बट क्योंकि इस फाइट में टेकडाउन्स के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, इसीलिए मैथ्यूस कैमरॉट काफी इजीली इस फाइट को विन कर गया। अब एक चीज मुझे मैथ्यूस कैमरॉट की जरा भी ठीक नहीं लगती है, और जैसे बेनील दारियुश ने मैथ्यूस कैमरॉट को बीट किया था, वैसे कोई और भी टॉप लाइटवेट डिवीजन का फाइटर मैथ्यूस कैमरॉट को बीट कर सकता है। और वो ये है कि जब भी फाइट लेटर राउंड्स में जाती है, तो क्योंकि मैथ्यूस कैमरॉट काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर देता है इन टेकडाउन्स के लिए, तो इसलिए फिर लेटर राउंड्स में मैथ्यूस कैमरॉट अपने टेकडाउन्स को बहुत दूर से शूट कर देता है। वो सारे टेकडाउन्स काफी टेलीग्राफ होते हैं, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में मैथ्यूस कैमरॉट को ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। बट इसके अलावा मैथ्यूस कैमरॉट एक कांस्टेंट प्रेशर पुट ऑन करने वाला फाइटर है, जो अपने ओपोनेंट को जरा भी ब्रीदिंग की स्पेस नहीं देता है, वो हमेशा टेकडाउन्स को शूट करते रहता है और इस फाइट में भी एग्जैक्टली ये हुआ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जहां पर काफी शॉकिंग वे से हैवीवेट डिवीजन फाइटर कर्टिस ब्लेड्स जेल्टन अल्मेडा को नॉकआउट कर देता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जेल्टन अल्मेडा ऐसे पंचेस से नॉकआउट होने वाला है, बट कर्टिस ब्लेड्स ने जेल्टन अल्मेडा को नॉकआउट कर दिया। और जिस वे से फर्स्ट राउंड गया था, मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा कि राउंड 2 में ही कर्टिस ब्लेड्स ऐसे जेल्टन अल्मेडा को नॉकआउट कर देगा। राउंड 1 में कंप्लीट डोमिनेशन, हम कर्टिस ब्लेड्स के फेस में भी देख सकते थे कि उसे भी समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करे क्या, क्योंकि जेल्टन अल्मेडा ने बॉडी लॉक लगा दिया था और वो बार बार कर्टिस ब्लेड्स को स्लैम करके ग्राउंड में लेके जा रहा था। उसने पूरे फर्स्ट राउंड में कर्टिस ब्लेड्स को डोमिनेट किया। आई थिंक वो राउंड 10-8 राउंड भी हो सकता है, बट जैसे ही राउंड 2 आया जेल्टन अल्मेडा ने फिर से ट्राई की सेम करने की, बट इस बार कर्टिस ब्लेड्स ने उस टेक डाउन को स्टफ कर लिया और फिर कंटिन्यूसली जेल्टन अल्मेडा के लेफ्ट साइड पंचेस को थ्रो करने के बाद जेल्टन अल्मेडा नॉकआउट हो गया। सबसे पहले मुझे लगा कि इस सीक्वेंस से पहले जो कर्टिस ब्लेड्स ने अपर कट को लैंड किया है उसने जेल्टन अल्मेडा को बुरी तरह से रॉक कर दिया, जिसके बाद फिर जो कर्टिस ब्लेड्स ने पंचेस को थ्रो किया उसने फिर जेल्टन अल्मेडा को नॉकआउट किया होगा। बट फिर जब कर्टिस ब्लेड्स ने एक्सप्लेन किया कि उसका अपर कट तो लैंड भी नहीं हुआ था, अल्मेडा ने जैसे ही उसके ऊपर टेक डाउन को शूट किया उसने अपने सारे वेट को जेल्टन अल्मेडा के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से जेल्टन अल्मेडा को उसकी लेग को होल्ड करना पड़ा। इसीलिए कर्टिस ब्लेड्स लगातार अपने पंचेस को थ्रो करता रहा और जेल्टन अल्मेडा नॉकआउट हो गया। तो इस ह्यूज विन से कर्टिस ब्लेड्स ने जेल्टन अल्मेडा की पूरी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब आई थिंक जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो होने वाली है इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स के बीच रीमैच फाइट। और अब बात करते हैं UFC 299 के मेन कार्ड के बारे में, जहां पर बैंटमवेट डिवीजन फाइटर पीटर यान सॉन्ग यडोंग को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब मैं काफी खुश हूं कि पीटर यान इस फाइट को जीत गया, बट ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी, जहां पर राउंड 1 में सॉन्ग यडोंग ने पूरे राउंड में काफी फास्ट था पीटर यान से, और फॉर सम रीजन पीटर यान अपने कॉम्बिनेशंस को थ्रो ही नहीं कर रहा था। वो अपने राइट हैंड को अपनी चिन के ऊपर रख रहा था और बेसिकली अपने लेफ्ट हैंड से जैब करे जा रहा था। और इसी की राउंड 1 और स्टार्टिंग की राउंड 2 में सॉन्ग यडोंग एडवांटेज ले रहा था, जहां पर आई नो कि पीटर यान थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करता है, बट स्टिल जिस वे से पीटर यान ने ये फाइट स्टार्ट की थी राउंड 1 के बाद आई थॉट पीटर यान इस फाइट को लूज करने वाला है। राउंड 2 की स्टार्टिंग में भी सेम हो रहा था, जहां पर सॉन्ग यडोंग की स्ट्राइक्स काफी फास्ट थी पीटर यान के लिए, और इसी के साथ जब सॉन्ग यडोंग टेक डाउन्स का फेक भी कर रहा था, तो क्योंकि पीटर यान मिराब और एल्जिमेन स्टर्लिंग से हार गया था ग्रैपलिंग की वजह से, तो इसीलिए पीटर यान कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे दे रहा था, जहां पर ऐसा लग रहा था कि पीटर यान पूरी ट्राई कर रहा है कि वो इस फाइट में टेक डाउन ना हो, और एक्चुअली वो सिर्फ एक ही बारी टेक डाउन हुआ, उसने बाकी सारे टेक डाउन्स को डिफेंड भी कर लिया, बट इसकी वजह से फाइट के अर्ली टाइम पर सॉन्ग यडोंग को काफी एडवांटेज मिल रही थी। राउंड 2 के सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स आई थिंक पीटर यान को ये पता लग गया था कि वो इस फाइट को लूज कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और फिर पीटर यान ने स्टार्ट कर दिया जहां पर वो सॉन्ग यडोंग के पंचेस को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। अगर सॉन्ग यडोंग उस पर एक पंच को लैंड कर रहा था तो फिर वो रिटर्न में मल्टीपल पंचेस को सॉन्ग यडोंग के ऊपर थ्रो कर रहा था, जिसकी वजह से फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देखने लग पड़े अब उसका फेस इन पंचेस से बस्ट अप हो रहा है। एक चीज पीटर यान की मुझे काफी अच्छी लगती है और वो है उसके बॉडी शॉट्स, क्योंकि यहाँ पर भी जब सॉन्ग यडोंग पीटर यान के हेड पर पंचेस को लैंड कर रहा था तो तब भी पीटर यान काफी क्लेवर था। उसने अपने राइट पंचेस हो गए, लेफ्ट पंचेस हो गए, उन सबको सॉन्ग यडोंग की बॉडी पर लैंड किया, और राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि इन्हीं बॉडी शॉट्स की वजह से सॉन्ग यडोंग अब स्लो डाउन हो गया है। तो डेफिनेटली टाइम ऑफ लेने का फायदा हुआ पीटर यान को, और राउंड 3 में तो हम ये भी देख सकते थे कि पीटर यान टेक डाउन करने लग पड़ा सॉन्ग यडोंग को। तो ओवरऑल स्टार्टिंग में फाइट को देखकर मैं पीटर यान के लिए काफी नर्वस हो गया था, बट राउंड 3 ऑनवर्ड्स जिस वजह से पीटर यान फाइट करने लग पड़ा वो देखने में बहुत मजा आया। आई वॉज रियली हैप्पी कि पीटर यान इस फाइट को विन कर गया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट भी एक शॉकिंग फाइट है, क्योंकि यहाँ पर वेल्टरवेट फाइटर जैक डेला मेडलेना ने एक काफी अच्छा कमबैक किया और गिलबर्ट बर्न्स को लास्ट राउंड के लास्ट मिनट में नॉकआउट कर दिया। ऑलमोस्ट गिलबर्ट बर्न्स इस फाइट को विन कर गया था, एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर गिलबर्ट बर्न्स, बट यहाँ पर जैक डेला मेडलेना की तारीफ करनी होगी। वो जानता था कि वो फाइट को हार रहा है, बट स्टिल वो काम रहा, और जैसे ही उसे ओपनिंग मिली उसने एक बिग नी को थ्रो किया जिसने गिलबर्ट बर्न्स को पूरी तरह से रॉक कर दिया, और फिर मल्टीपल एल्बोस थ्रो करने के बाद जो आई थिंक रेफरी की तरफ से एक लेट स्टॉपेज था, क्योंकि 1-2 एल्बोस के बाद ही ये फाइट ओवर हो जानी चाहिए थी, बट रेफरी ने गिलबर्ट बर्न्स को बहुत ही ज्यादा चांस दे दिया। बट इसी के साथ अगर जैक डेला मेडलेना की बात करें तो एक ह्यूज कमबैक करके वो इस फाइट में विन कर जाता है बाय नॉकआउट। राउंड 1 के स्टार्टिंग में भी जैक डेला मेडलेना ने गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर एक नी को थ्रो किया था, जो गिलबर्ट बर्न्स प्रोटेस्ट कर रहा था कि इल्लीगल नी है, बट फिर से देखने के बाद हम क्लियरली देख सकते थे कि ये नी एक परफेक्ट थी जो डायरेक्टली लैंड हुई थी गिलबर्ट बर्न्स के फेस के ऊपर। और जब ये सेम नी जैक डेला मेडलेना ने राउंड 3 में थ्रो की तो इस बार गिलबर्ट बर्न्स इस नी को नहीं ले पाया, वो ग्राउंड में गिर गया, और फिर उसके बाद जेडीएम ने ये फाइट फिनिश कर दी। गिलबर्ट बर्न्स मेरी ओपिनियन में एक काफी अच्छी फाइट कर रहा था, जहां पर बेशक वो अपनी स्ट्राइकिंग में जरा भी रिलैक्स नहीं था, वो बार बार अपनी मसल्स को ट्विच करे जा रहा था। वेरेज अगर जेडीएम की बात करें तो वो इस पूरी फाइट में काफी काम रहा, बट स्टिल जब बात आती है हैवी शॉट्स को थ्रो करने की तो स्ट्राइकिंग में भी वो शॉट्स आ रहे थे गिलबर्ट बर्न्स की साइड से। इस फाइट ने एक चीज बता दी कि जैक डेला मेडलेना की चिन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स ने उसके ऊपर कपल ऑफ हेवी पंचेस को लैंड भी किया था, बट स्टिल जेडीएम इन पंचेस से ज्यादा हर्ट नहीं हुआ।
गिलबर्ट बर्न्स स्ट्राइकिंग में भी काफी अच्छा कर रहा था और जैसे ही वो फाइट को ग्राउंड में लेके जा रहा था तो क्लियर डिफरेंस दिख रहा था दोनों की ग्रैपलिंग में, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स ने जब भी टेकडाउन्स को शूट किया है वो काफी इजीली जेडीएम को ग्राउंड में लेके गया है और ग्राउंड में उसे कंट्रोल भी किया है। और राउंड 3 में भी सेम हो रहा था, बट यहाँ पर जेडीएम ने एकदम से स्क्रैम्बल किया, वो अपनी फीट में वापस आया और गिलबर्ट बर्न्स ने वहां पर फिर ट्राई की फिर से उसे टेक डाउन करने की, बट इस बार जेडीएम ने अपनी नी को परफेक्ट वे से टाइम किया, जिसकी वजह से वो नी गिलबर्ट बर्न्स के फेस पे लैंड हुई और गिलबर्ट बर्न्स पूरी तरह से हर्ट हो गया। तो एक काफी अमेजिंग विन और एक ह्यूज कमबैक बाय जैक डेला मेडेलिना, और अब इस विन के बाद वो टॉप 5 में आने वाला है। सो लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर फाइनली माइकल पेज वेनम यूएफसी में आता है, वो केविन हॉलैंड को डोमिनेट करता है। और अब फाइनली जिन्होंने माइकल पेज वेनम को फाइट करते हुए नहीं देखा है उन्होंने अब देख लिया है कि माइकल पेज वेनम कैसे फाइट करता है, वो एक कितना अमेजिंग कैरेक्टर है। उसकी एंट्रेंस ले लो, उसका फाइटिंग स्टाइल ले लो, जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट को फाइट के ही टाइम मॉक करता है, वो ले लो। माइकल पेज वेनम एक काफी एंटरटेनिंग और एक काफी अमेजिंग फाइटर है। केविन हॉलैंड को पता भी नहीं लग रहा था कि उसे कहां से पंचेस आ रहे हैं, कहां से फ्लाइंग नीज आ रही हैं, कहां से एल्बोस थ्रो हो रही हैं। वो सिर्फ अपने गार्ड को ऊपर करके प्रेशर ही करे जा रहा था, क्योंकि इसके अलावा माइकल पेज वेनम ने केविन हॉलैंड को कोई चांस ही नहीं दिया। जो माइकल पेज वेनम का कराटे स्टाइल है उसकी वजह से अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि एमवीपी और केविन हॉलैंड के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस था कि केविन हॉलैंड के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो अपने पंच या इवन अपनी किक को लैंड भी कर दे। बट दूसरी तरफ यही डिस्टेंस माइकल पेज वेनम को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देता है, क्योंकि माइकल पेज वेनम के पास वो ब्लिट्स है जिसकी वजह से वो एकदम से अपने ओपोनेंट के ऊपर डिस्टेंस को क्लोज कर देता है। और जैसे कि हमने इस फाइट में देखा, ये डिस्टेंस को क्लोज करने के बाद एमवीपी केविन हॉलैंड के ऊपर बिग पंचेस को लैंड कर रहा था, वो एल्बोस को लैंड कर रहा था और केविन हॉलैंड को पता ही नहीं लग रहा था कि ये स्ट्राइक्स आ कहां से रही हैं। इस पूरी फाइट में सिर्फ एक मूवमेंट थी केविन हॉलैंड के पास, जब वो माइकल पेज वेनम को ग्राउंड में लेके गया और ऑलमोस्ट वो रियर नेकेड चोक लॉक इन हो गया था। बट वहां पर भी माइकल पेज वेनम ने काफी अच्छी सेंस दिखाई, उसने वापस खड़े होने की ट्राई नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो ये चोक और भी ज्यादा लॉक इन हो जाता। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ दैट वो फुल गार्ड में आया, जिसकी वजह से ये लॉक ब्रेक हो गया और फिर वापस खड़े होने के बाद केविन हॉलैंड की बीटिंग कंटिन्यू रहती है। माइकल पेज वेनम का गैस टैंक भी काफी अच्छा है, क्योंकि हम देख सकते थे पूरे 3 राउंड्स में वो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि स्लो डाउन हो रहा है। वेरएस अगर केविन हॉलैंड की बात करें तो वो राउंड 3 में टायर्ड हो गया था। माइकल पेज वेनम ने केविन हॉलैंड को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि लेटर एंड ऑफ द राउंड 3 में केविन हॉलैंड माइकल पेज वेनम की कॉपी करने लग पड़ा और बेसिकली अपने हैंड्स को रेज कर रहा था, जिससे यही पता लगता है कि केविन हॉलैंड को माइकल पेज वेनम ने कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि इस पूरी फाइट में केविन हॉलैंड माइकल पेज वेनम को कैच ही नहीं कर पाया है। तो काफी इंसेन डेब्यू बाय माइकल पेज वेनम। उसकी यूएफसी के अंदर एंट्रेंस भी काफी अच्छी थी। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी यूएफसी 299 की को मेन इवेंट, जहां पर इस कार्ड का एक और कमबैक होता है और यहां पर लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर बेनवा सैंडिनी को नॉकआउट कर देता है। ह्यूज विन बाय डस्टिन पोरियर, और जिस वे से उसने बेनवा सैंडिनी को नॉकआउट किया है वो देखना बहुत ही इंसेन था। ऐसा लग रहा था कि डस्टिन पोरियर इस फाइट को लूज कर रहा है, बट जैसे ही दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग होना स्टार्ट हुई, डस्टिन पोरियर अपने बिग और बेटर पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा, जो डायरेक्टली लैंड हो रहे थे बेनवा के ऊपर। बट वहां से बेनवा सैंडिनी भी अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था, बट क्योंकि डस्टिन पोरियर एक बेटर स्ट्राइकर है, उसके पंचेस ज्यादा फास्ट थे, वो ज्यादा एक्यूरेट थे। और एंड ऑफ द ब्रॉल में डस्टिन पोरियर एक बिग लेफ्ट हुक को थ्रो करता है, जो बेनवा सैंडिनी को स्टन कर देता है और उसे फॉलो अप करता है अपने एक बिग राइट हुक से, और एक बिल्कुल परफेक्ट लैंड होता है बेनवा सैंडिनी की चिन पर, जिसकी वजह से बेनवा सैंडिनी ग्राउंड में गिर जाता है और एक बहुत बड़ा राइट पंच फिर से बेनवा सैंडिनी के ऊपर, और ये फाइट ओवर हो जाती है। डस्टिन पोरियर इस फाइट को जीत जाता है बाय नॉकआउट, और इसी विन के साथ डस्टिन पोरियर ने ये प्रूव कर दिया कि वो स्टिल टॉप ऑफ द डिवीजन में बिलोंग करता है, वो स्टिल टाइटल शॉट को चेस कर रहा है, और वो यंग अपकमिंग फाइटर्स जिनके पीछे काफी हाइप होती है, वो उनके साथ भी फाइट करके उन फाइट्स को विन कर सकता है। स्टार्टिंग में बीटिंग लेने के बाद जहां पर बेनवा सैंडिनी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो साइज में भी काफी बड़ा था, और जब वो डस्टिन को ग्राउंड में लेके गया तो वो ग्राउंड में भी डस्टिन को कंट्रोल करने लग पड़ा। बट डस्टिन पोरियर काफी एक्सपीरियंस फाइटर है, वो बेनवा सैंडिनी के हर एक रियर नेकेड चोक से बाहर निकल गया, वो इवन नेक क्रैंक जो काफी टाइट लग रहा था उससे भी बाहर निकल गया। और जैसे ही दोनों फाइटर सेपरेट होते हैं, इवन डस्टिन पोरियर थोड़ा सा गैस आउट भी दिख रहा था, क्योंकि ये फाइट काफी स्पीड चल रही थी, उसे बार बार टेक डाउन्स और ग्राउंड गेम को डिफेंड करना पड़ रहा था, तो इसीलिए डस्टिन पोरियर थोड़ा सा गैस आउट दिख रहा था। बट उसके बाद भी उसने बेनवा सैंडिनी के ऊपर काफी अच्छे पंचेस को लैंड किया, जहां पर उसने राउंड 1 में भी बेनवा सैंडिनी को लेफ्ट हुक से थोड़ा सा रॉक कर दिया था, और जब राउंड 2 की बात
बात आती है तो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में ऐसा लग रहा था कि मे बी बेनवा सैंडे डस्टिन पोरियर को नॉकआउट करने वाला है या सबमिट करने वाला है। डस्टिन पोरियर भी काफी ज्यादा पंचेस को ब्लॉक ही कर रहा था, बट उसके बाद जैसे ही डस्टिन पोरियर ने अपने पंचेस लैंड करना स्टार्ट किए, डस्टिन पोरियर के पंचेस लैंड होने लग पड़ते हैं और देखते ही देखते बेनवा सैंडे ने काफी टैग हो रहा होता है। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बेनवा सैंडे ने एक काफी वाइल्ड फाइटर है, वो हमेशा वॉर के लिए देखता है, तो उसने फॉरवर्ड प्रेशर करना बंद नहीं किया और इसी के एडवांटेज लेते हुए डस्टिन पोरियर ने बिग हुक्स को थ्रो किया जो बेनवा के फेस पे लैंड हुए और इसी के बाद एक लेफ्ट हुक जिसको एकदम से डस्टिन ने फॉलो अप किया राइट हुक से, जो मैं फिर से बोलूंगा बहुत ही परफेक्टली लैंड हुआ बेनवा की चेन पर और ये पंच से बेनवा ने नॉकडाउन होना ही था। वो नॉकडाउन हुआ और मुझे लगता है कि ये फाइट वहीं पर खत्म हो सकती थी, बट एक और बिग शॉट और बेनवा सैंडे ने कंप्लीटली नॉकआउट हो जाता है। अब एक बहुत बड़ी गलती डस्टिन पोरियर कर रहा था और ये गलती उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि आई थिंक उसने 4 से 5 बार की है और इसके लिए डस्टिन की कोचेस उसे मना भी कर रहे थे और इवन जब ये फाइट ओवर हुई तो जो रोगन ने भी इसके बारे में डस्टिन पोरियर से बात की। तो मैं बात कर रहा हूँ गिलेटिन चोक्स की, जहां पर डस्टिन पोरियर ने 4 से 5 बार ट्राई की बेनवा सैंडे को गिलेटिन चोक लगाने की और इसकी वजह से डस्टिन कपल ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था बीट होने के। पहले के जो 2 गिलेटिन चोक्स थे वो एक्चुअली मैं बोलूंगा काफी टाइट गिलेटिन चोक्स थे, बट उसके अलावा जब डस्टिन पोरियर ने बेनवा सैंडे को हर्ट किया तो यहां पर डस्टिन को चाहिए था कि वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखे और स्ट्राइकिंग करे क्योंकि यही उसका मेन वेपन है। बट यहां पर डस्टिन पोरियर फॉर सम रीजन बेनवा सैंडे को हर्ट करने के बाद भी उस पर गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई कर रहा था। अब इससे हुआ ये कि बेनवा सैंडे को टाइम मिल गया रिकवर होने का और इसी के साथ बेनवा सैंडे को टॉप पोजीशन भी मिल गई, जिसकी वजह से वो काफी क्लोज आ गया था डस्टिन पोरियर को नॉकआउट करने के या फिर सबमिट करने के। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं और इस फाइट ने भी ये चीज प्रूव कर दी कि डस्टिन पोरियर पूरे यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक है। तो इसीलिए डस्टिन को स्ट्राइकिंग में हराना या फिर उसे पंचेस से नॉकआउट करना मेरी ओपिनियन में काफी मुश्किल है। तो यहां पर भी हमने देख लिया कि अगर डस्टिन पोरियर के साथ कोई भी ओपोनेंट एक प्योर स्ट्राइकिंग करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन डस्टिन पोरियर अगर गैस आउट भी हो रहा है या इवन अगर वो थोड़ा सा हर्ट है, बट स्टिल डस्टिन पोरियर की स्ट्राइकिंग सबसे बेटर है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी यूएफसी 299 की मेन इवेंट फाइट, जहां पर बैंटमवेट डिवीजन चैंपियन शॉन ओमेली ने अपनी बेल्ट को रिटेन किया, जहां पर उसने चिटो वेरा को यूनानिमस वे से बीट कर दिया। लेटर राउंड्स के लास्ट मिनट्स को हटा दिया जाए तो इस पूरी फाइट में हम बोल सकते हैं वन साइडेड बीट डाउन था, जहां पर शॉन ओमेली इस पूरी फाइट में ऑन पॉइंट था। वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था, वो कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहा था। उसकी चिटो वेरा के कंपैरिजन में स्पीड भी काफी फास्ट थी और शॉन ओमेली ने इस फाइट में चिटो वेरा को बीट डाउन किया है, जहां पर इस फाइट से पहले चिटो वेरा ने इसका 10% भी डैमेज नहीं लिया होगा, बट इस फाइट में शॉन ओमेली ने चिटो वेरा के फेस को बस्ट अप कर दिया था। अब इस पूरी फाइट की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यहां पर अगर बात करें तो मैं फिर से ये फाइट देख के आया हूं और शॉन ओमेली ने स्टार्टिंग के राउंड्स में बहुत ही अच्छी फाइट की है, जहां पर उसने जरा भी चांस नहीं दिया चिटो वेरा को काउंटर करने का। बट धीरे धीरे हम नोटिस कर सकते थे कि खुद शॉन ओमेली ज्यादा अपने पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा। उसने जैसे ही मार्लिन चिटो वेरा की रीड ले ली कि वो उसके फेंट्स को लेकर हाई गार्ड कर ले रहा है, तो फिर शॉन ओमेली ने बॉडी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे तो चिटो वेरा अपनी फाइट्स में थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने का, वो हमेशा फर्स्ट राउंड थोड़ा स्लो स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर ये चीज जरा भी नहीं बोल सकते क्योंकि पहले के 3 राउंड्स में तो शॉन ओमेली ने खुद से ही चांस नहीं दिया मार्लिन चिटो वेरा को। चिटो वेरा डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और वो जब भी शॉन ओमेली को प्रेशर कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, क्योंकि 3rd राउंड के लेटर एंड में, 4th राउंड की स्टार्टिंग में और 5th राउंड के एंड में भी हम देख सकते थे कि जब भी मार्लिन चिटो वेरा ने अपने डिस्टेंस को क्लोज किया है, उसने कपल ऑफ बिग शॉट्स को लैंड किया, उसने शॉन ओमेली के नोज को भी ब्लीड करवाया। बट यहाँ पर भी शॉन ओमेली ने अपने फाइट आईक्यू को दिखाया, उसने चिटो वेरा के साथ ब्रॉल नहीं किया, बल्कि वो सिचुएशन से बाहर निकला, फिर से अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया और यही डिस्टेंस में रहकर चिटो वेरा को एक बार फिर से पिक अपार्ट करने लग पड़ा। अब इस पूरी फाइट को लेकर एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मिस कर दी थी, और वो थे 5th राउंड के लास्ट 5 सेकंड्स, क्योंकि वहां पर मार्लिन चिटो वेरा ने एक बिग बॉडी शॉट को लैंड किया जिसने शॉन ओमेली को हर्ट कर दिया था। हम देख सकते थे शॉन ओमेली पेन में है और वहां पर मार्लिन चिटो वेरा ने एक नी को लैंड करने की ट्राई की, बट वो नी मिस होती है और ये फाइट ओवर हो जाती है। अब फाइट ओवर होने के बाद हम देख सकते थे शॉन ओमेली एकदम से केज साइड चले जाता है और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो उस पंच से हर्ट हुआ था। और जब जो
लोगन ने भी शॉन ओमेली से ये क्वेश्चन पूछा तो शॉन ओमेली ने भी बोला कि वो पंच बहुत अच्छा था, बट ऑब्वियसली उस टाइम तक चिटो वेरा ने बहुत लेट कर दिया था। उसने लेटर राउंड्स में सच में ट्राई की शॉन ओमेली को बीट करने की, बट वो शॉन ओमेली की स्पीड को मैच नहीं कर पाया। चिटो वेरा के पास वो मूवमेंट ही नहीं है जिससे कि वो शॉन ओमेली को कट कर सके। वो हेड किक और बॉडी किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो शॉन ओमेली को कैच कर पाए, बट यहाँ पर शॉन ओमेली का डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग था। मार्लिन चिटो वेरा एक टफ फाइटर है और जिस वे से उसने शॉन ओमेली के पंचेस को लिया है ये कोई भी और नहीं ले सकता था। चिटो वेरा के पास एक आयरन चिन है, बट इसके अलावा ओवरऑल शॉन ओमेली काफी बेटर है चिटो वेरा से, और ये चीज हमें इस फाइट में पता लग गई। तो ह्यूज विन बाय शॉन ओमेली, उसने अपने रिवेंज को ले भी लिया और अब शॉन ओमेली भी ये बोलने लग पड़ा है। एंड मैंने ऑनलाइन भी ये चीज देखी है कि काफी लोग अब ये बोल रहे हैं कि जो शॉन ओमेली चिटो वेरा से पहले आ रहा था वो सिर्फ एक फ्लूक था। अब इस विन के बाद शॉन ओमेली ने कॉल आउट किया है फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया को, बट इसी के साथ शॉन ओमेली ने यह भी बोला कि अगर यूएफसी उसे ये फाइट नहीं देती है तो वो हैप्पीली मिराब दिलिशवली को बीट कर देगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या शॉन ओमेली को इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करनी चाहिए या फिर उसकी नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए मिराब दिलिशवली के साथ? तो ओवरऑल इस पूरे कार्ड को देखने में बहुत मजा आया। ये इस साल का अभी तक का बेस्ट कार्ड था एंड अब लेट्स सी यूएफसी 300 कैसी होती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।